नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात होगी नौनिहालों को जुए की लत से बचाने की सरकार की एक नायाब पहल की। मेरे विचार में निर्णय हवालों के विधेयक में विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। भारत में जुए और कसीनो पर लंबे समय से पाबंदी रही, लेकिन इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते प्रसार के साथ ऑनलाइन मनी गेमिंग का जाल तेजी से फैलने लगा। फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर और विभिन्न बेटिंग एप्स ने करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे आम जनता आर्थिक नुकसान, कर्ज और मानसिक तनाव का शिकार होती गई। आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारतीय नागरिक हजारों करोड़ रुपए ऐसे खेलों में गंवा रहे हैं। समाज और युवाओं पर पड़ रहे इस नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए संसद में नया बिल लाया गया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। यानी अब कुछ देर में राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून का शक्ल अख्तियार कर लेगा। आज इसी पर विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारी भरकम राजस्व देने वाली इस इंडस्ट्री को रोक करके सरकार ने आखिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाया है। बात अगर ऑनलाइन गेमिंग ऐप की करें तो इस बिल के तहत ऑनलाइन मनी गेम उपलब्ध कराने वाले, उसका प्रचार करने वाले और उस पर वित्तीय लेन देन करने वाले संस्थानों पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं गेम खेलने वाले आम लोगों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना गया है। भारत सरकार ने संसद में नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन जाएगा। इस कानून का सबसे बड़ा असर रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा, यानी ऐसे गेम्स जिनमें खिलाड़ी असली पैसे लगाकर खेलते हैं और जीतने पर इनाम कमाते हैं और हारने पर उनकी रकम गायब हो जाती है। सरकार का कहना है कि बीते कुछ सालों में इस तरह के गेमिंग एप्स का बिजनेस तेजी से बढ़ा है, जिससे लत, कर्ज और आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं सामने आई हैं। अब प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है क्या, जरा इसको समझ लीजिए। ऑनलाइन मनी गेम गैर कानूनी है। जो ऑनलाइन मनी गेम है वो पूरी तरह से गैर कानूनी। वित्तीय लेन देन करना यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इलीगल हो गया। सर्विस देना, चलाना, प्रचार करना, ये सब कुछ इलीगल है। संचालन या प्रचार करने पर 3 साल की जेल और 1 से 2 करोड़ तक का जुर्माने का प्राविधान किया गया या फिर दोनों का प्राविधान किया गया। विज्ञापन चलाने पर जो सजा है, अगर कोई इसका विज्ञापन करता है, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस इस तरह से ऑनलाइन मनी गेम का विज्ञापन करते थे, लेकिन अब अगर आप ऐसा कोई विज्ञापन करते हैं तो 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। नए कानून के तहत कोई भी कंपनी अब ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश, प्रचार या इस तरह की गेमिंग में मदद नहीं कर पाएगी। ऐसे सभी गेम जिनमें एंट्री फीस या पैसे जमा करने की शर्त होगी, उन्हें ऑनलाइन मनी गेम माना जाएगा। इन गेम्स का विज्ञापन पूरी तरह से बैन होगा, यानी अब जो बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े सितारे गेमिंग और बेटिंग ऐप का प्रचार करते दिखते थे, अब वो भी नहीं दिखेंगे।
बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों को भी इन गेमिंग ऐप से जुड़े लेन देन पर रोक लगानी होगी। अभी तक जो धड़ल्ले से चल रहा था अब वो नहीं चलेगा। नए कानून में ऑनलाइन गेम खेलना जुर्म नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गेम खिलाना संगीन अपराध बन गया है। एक राष्ट्रीय नियामक संस्था यानी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी या फिर नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन का गठन किया जाएगा, जो तकरीबन 50 करोड़ की लागत से उसका गठन होगा, जो उसके नियमन और नीति निर्माण का कार्य देखेंगे। एक तरफ जहां ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध रहेगा, वहीं ई स्पोर्ट्स गेम जैसे पबजी, बीजीएमआई, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर या लीग ऑफ लीजेंड्स इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगे, क्योंकि इनमें कोई एंट्री फीस या पैसे लगाने की बाध्यता नहीं होती है। साफ है कि सरकार का निशाना केवल रियल मनी गेमिंग ऐप्स हैं, जिनमें Dream11, MPL जैसे वो तमाम प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो हर रोज हमें और आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं। रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर सरकार ने बड़ा निशाना साधा है। ई स्पोर्ट्स गेम इस कानून के दायरे से बाहर हो गए। ई स्पोर्ट्स गेम के साथ कई गेमिंग ऐप भी हैं, जिसमें पबजी है, बीजीएमआई है, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और लीग ऑफ लीजेंड्स, इस तरह के कई ऐसे ऐप्स हैं जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक इस तरह के प्रतिबंध की जरूरत क्या थी और क्यों अचानक ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके लिए बाकायदा कानून लाया गया, उसके पीछे की जरूरत क्या है, तो उसकी इनसाइड स्टोरी आपको समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप ये भी समझिए कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप के खिलाफ सरकार ये बिल क्यों लेकर के आई है, उसकी वजह बेहद दिलचस्प है। लगातार तेजी से बढ़ रहे मेंटल डिप्रेशन और सुसाइड के मामले जिस तेजी के साथ बढ़े, उसके बाद सरकार चिंतित हो गई और इस मामले पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद इस बिल के पीछे की भावना बताई। जरा पहले वो सुनिए। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। मैं संसद के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसमें से ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण परिवार के परिवार नष्ट हो रहे थे। जैसे नशा फैलता है, ड्रग्स फैलता है, उसी तेजी से ये कुरीति फैल रही थी, तो इसको समाप्त किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो गेमिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, उसको प्रमोट करने के लिए, भारत को एक गेम मेकिंग हब बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत एक अच्छा समय पे लिया हुआ निर्णय है, कठोर कदम है। तो आईटी मिनिस्टर इसका मंतव्य बता रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान में डिप्रेशन और सुसाइड के मामले तेजी के साथ बढ़े और कमोबेश ड्रग्स की तरह ये फैलती चली जा रही थी, एक महामारी बन गई थी, इसलिए इस पर विराम लगाया। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं जो संसद में इस बिल के पास होने पर सामने आई हैं। आज जो कानून पास हुआ है ऑनलाइन गेमिंग को लेके, ये मील का पत्थर साबित होने वाला है भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। एक तरफ तो सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक बॉडी का गठन हुआ है, दूसरी तरफ वो एस्पेक्ट जहां पर लत लग जाती थी, जहां पर पैसा इन्वॉल्व था, जहां बच्चों के भविष्य दांव पे लग रहे थे और परिवार बर्बाद हो रहे थे, उसको पूरी तरह से बंद करने के लिए, बैन करने के लिए बहुत ठोस कदम लिए गए हैं। इस कानून के लिए, इस बिल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार और बहुत अभिनंदन। आज जो कानून ऑनलाइन गेमिंग, I am on record. I have written an article in 2019. I made the case for some time now that, to my mind, the government should be legalizing online gaming and taxing it, regulating it and taxing it, because then the benefits of the money that people are spending anyway on this process can be spent on social causes.
If you simply ban it, it goes underground and the mafia makes money from it. We know that what's happening with gambling in this country. There is matka, there is illegal betting on cricket, this and that. Who is getting the benefit of that? Only the crooks and criminals and gamblers. भारतीय समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिल के पास होने पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस बिल के पीछे जो मकसद है, जो अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं, और कुछ आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, जो आंकड़े भी ये बताएंगे कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी। तो कई आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं, किस तरह से लगातार युवा पीढ़ी और बच्चे इनके शिकार हो रहे हैं। प्रॉब्लम गैम्बलिंग से ग्रसित लोगों में 12 से 24% तक लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं, अपने जो गैम्बलिंग से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उसमें जो लोग भी जो है डेंट एक तरह से हासिल करते हैं, वो 12 से 24% तक सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं। उनके जीवन में आत्महत्या का खतरा सामान्य जनसंख्या की तुलना में 3 गुने से अधिक होता है, ये आंकड़े कहते हैं। अब आपको और दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं जो आपको इसकी संजीदगी को बताएंगे। कर्नाटका में जनवरी 2023 से जुलाई 2025 के बीच में 32 आत्महत्याएं हुई, जो केवल ऑनलाइन गेमिंग ऐप की वजह से हुई। जनवरी 2023 से जुलाई 2025 के बीच ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़ी 32 आत्महत्याएं, जिसमें पीड़ितों ने भारी कर्ज, शर्म और असहाय होकर के, कि जब उन्हें लगा कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, तब असहाय होकर के भारी कर्जे से दब करके जो है उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। मध्य प्रदेश में कक्षा 12 के छात्र ने आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन गेम में 35,000 रुपए हार जाने के बाद उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में ही एक 13 वर्षीय छात्र ने भी आत्महत्या किया। कक्षा 7 में पढ़ने वाले अकलांक जैन नाम के एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम में 2800 रुपए हार गया, सिर्फ 2800 रुपए। लेकिन उसके बाद दरअसल उसने क्या किया था, अपनी मां का डेबिट कार्ड ऑनलाइन गेमिंग के साथ कनेक्ट कर दिया था, और उसके बाद उसने इस डर से, शर्म की वजह से कि उसे डांट पड़ेगी, उसने आत्महत्या कर लिया। हैदराबाद में हेल्पलाइन पर 65% तक सुसाइड या फिर सुसाइड की कोशिश के मामले वहां पर तेजी के साथ सामने आए हैं। ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ी आत्महत्या और मानसिक संकट के चलते हैदराबाद की सुसाइड हेल्पलाइन है रोशनी फाउंडेशन, वहां पर रिकॉर्ड 65% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े बता रहे हैं 2025 की पहली तिमाही में 36.5% कॉल्स ऑनलाइन बेटिंग से संबंधित थी, जो 2023 में 22% थी। यानी किस तेजी के साथ बढ़ रहा है, यह अपने आप में बताने के लिए काफी है। बेंगलुरु में 2 आत्महत्याएं हुई। चेन्नई में एक 26 वर्षीय युवक ने अपनी मां के, जो कैंसर से जूझ रही थी, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रखे हुए 30,000 रुपए ऑनलाइन गेम में गंवा दिए। उसके बाद इस जिल्लत में, इस डर की वजह से, शर्म की वजह से, क्या मां का इलाज कैसे होगा, पैसे चले गए, उसने आत्महत्या कर ली। पिछले 4 सालों में ऑनलाइन बेटिंग लोन फ्रॉड के चलते 48 आत्महत्याएं दर्ज हुई हैं। यानी लोगों ने ऑनलाइन बेटिंग में जो पैसा बर्बाद किया, उसके लिए उन्होंने लोन लिए, कई लोन फ्रॉड के शिकार हुए और उसके बाद उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। ये वो आंकड़े आपको बताते हैं कि क्यों ये जो खेल था कैसे काल बनता जा रहा है, कैसे सुसाइड इंडस्ट्री पनपती जा रही थी, इसलिए सरकार ने रोक लगाई। अब आपको भारत में तेजी के साथ बढ़ते गेमिंग सेक्टर के कारोबार पर भी नजर डालनी होगी, इसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। दरअसल किस तरीके से भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 2024-25 में 3.5 to 4 बिलियन डॉलर तक, यानी 30 से 35 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है। अनुमान है कि 2028 तक ये 1 लाख करोड़ से अधिक का हो जाएगा। 400 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप हिंदुस्तान में सक्रिय हैं, 400 से ज्यादा। 50,000 से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस रोजगार से जुड़े हैं। मोबाइल फर्स्ट की इकोनॉमी और सस्ते इंटरनेट की वजह से चीन के बाद भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग मनी
ये मार्केट बन चुका है। 20,000 करोड़ का टैक्स ऑनलाइन गेमिंग से सरकार को मिल रहा है। 2023 में 28% जीएसटी लागू किया गया, जिसके बाद सरकार का रेवेन्यू और बढ़ा। 2025 से जीतने वाली रकम पर लॉटरी और सट्टेबाजी की तरह 30% टीडीएस लगाया गया, उससे भी सरकार को रेवेन्यू आया। यानी तकरीबन साल में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को मिलता है इस बेटिंग ऐप के जरिए। आज भारत में एक बड़े उद्योग का रूप अख्तियार कर चुका है। अब तक भारत के गेमिंग सेक्टर में लगभग 25,000 करोड़ यानी $3 बिलियन से ऊपर का विदेशी निवेश आ चुका है एफडीआई के जरिए। उसमें टेंसेंट, सिक्वेरा, टाइगर ग्लोबल और लुमिकाई जैसी तमाम बड़ी कंपनियां भारतीय स्टार्टअप में निवेश कर रही हैं इस गेमिंग ऐप की वजह से। 2025 तक भारत में 57 करोड़ से अधिक ऑनलाइन गेमर्स मौजूद थे, 10 से 12 करोड़ जिसमें पेड यूजर हैं। ऐसे यूजर जो पेड करके जो है इन जो मनी गेमिंग ऐप है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैश्विक मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 15% यानी पूरी दुनिया में 85%, और अकेले हिंदुस्तान पूरी दुनिया के मार्केट का 15% मार्केट हिंदुस्तान के पास। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये पूरा मकड़जाल में फंसते चले जा रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। तेजी से बढ़ते इस कारोबार ने कई चुनौतियां पेश की हैं। अब ये लत यानी एडिक्शन में तब्दील होता जा रहा है। लोगों को आप पूरे दिन लोग अपने मोबाइल पर जो है इन्हीं जो है ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप है उस पर जाकर के बेट लगाते हैं, उस पर जाकर पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंच में फंसते चले जा रहे हैं, वित्तीय हानि हो रही है, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार के अनुसार 45 करोड़ लोग हर साल तकरीबन 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। आप सोचिए 45% लोग 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं, जिससे जबरदस्त कर्ज के और जो है डिप्रेशन और सुसाइड के मकड़जाल में फंसते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय संकट। किस तरीके से हजारों करोड़ रुपया आम आदमी की गाढ़ी कमाई का इसी तरह से ऑनलाइन गेमिंग में खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से मेंटल डिप्रेशन की स्थिति बन रही है। मेंटल डिप्रेशन के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हुआ है, उसमें बड़ी भूमिका ऑनलाइन मोबाइल मनी गेमिंग की है। इसके बाद आत्महत्या के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। लगातार आत्महत्या के मामलों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जब आदमी पूरी तरह से डिप्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर आत्महत्या यानी अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है, उस पर तेजी के साथ मामले बढ़े। ये वजह बता रही है कि मनोरंजन के नाम पर चल रहे गेमिंग ऐप्स अब आतंक और अपराध की नई फैक्ट्री बन गए हैं। ये केवल आर्थिक नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि टेरर फंडिंग का या टेरर मॉड्यूल का एक बड़ा टूल बन चुके हैं। अब ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप्स केवल जुए का मसला नहीं रहे, बल्कि ये आतंक और अपराध का नया टूल बनते जा रहे हैं। कई ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने हवाला चैनलों में किया जा रहा है। वर्चुअल वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसी और गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसों का ट्रैक करना मुश्किल होता जा रहा है। लगातार एनआईए ने बहुत जगह पर जो टेरर फंडिंग का जब जो है एनआईए ने एक्सपोज किया, तो उसमें पता चला कि हवाला और ये जो ऑनलाइन ऐप्स हैं इनके जरिए से आतंकियों तक फंड ट्रांसफर हुए हैं। बड़े लेवल पर जो फंड रेज करने का काम है वो इसी तरह के गेमिंग मनी ऑनलाइन ऐप के जरिए किए जा रहे हैं। यानी अब ये टेरर फंडिंग का टूल बन चुके हैं। ऐसे में अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बन गए हैं। लगातार एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियां इस तरफ इसकी चिंता से वाकिफ करा रही हैं। आतंक का नया टूल, मनी लॉन्ड्रिंग, गेमिंग वॉलेट्स और क्रिप्टो से काले धन को सफेद करने का एक तरह से ये अपने आप में एक टूल बन गए। छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से टेरर ग्रुप तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। लोग लगता है कि गेम खेलने के लिए पैसा दिया जा रहा है, लेकिन दरअसल ये पैसा टेरर फंड के लिए जा रहा है। साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी के साथ बढ़ा है। फर्जिंग बेटिंग ऐप से आम जनता से ठगी, बच्चों को, युवाओं को गुमराह करके
उन्हें उस ऐप्स के नाम पर जो है उनके कार्ड को या फिर उनके ऑनलाइन जो है चाहे यूपीआई को कनेक्ट करा दिया जाता और उसके बाद उनसे मनचाही रकम निकाल ली जाती है, या फिर उन्हें लोन के नाम से उन्हें गुमराह किया जाता। तो इस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले तेजी के साथ बढ़े। युवाओं का शोषण, लालच देकर कर्ज और डिप्रेशन की गिरफ्त में धकेलने जैसे वो तमाम बड़े मामले सामने आए। विदेशी नेटवर्क, चीनी ऐप्स और डार्क नेट से जुड़ा फंड फ्लो वो एक बड़ा मसला है। सरकारी कार्रवाई, उसमें ईडी रेड्स और ऐप्स पर बैन। हाल के समय में बहुत सारे ऐप्स पर बैन लगाया सरकार ने, इसीलिए अब नया ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल लेकर के आए हैं। तो कुल मिलाकर के इसकी जो बैकग्राउंड है वो अपने आप में बेहद अहम है और इसके पीछे वजह पूरी सॉलिड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप अख्तियार कर चुका है। 50,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से जुड़े हैं। फिर इस पर जो कुठाराघात किया गया, इस पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो एक अलग मसला है। लेकिन अब आपको यह भी समझना है कि दरअसल सारे ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बैन नहीं किया गया है। अब कैसे ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता था, इन पर बैन लगा करके ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही। सरकार ने इस नए बिल के जरिए इन्हीं खतरों को देखते हुए सरकार ने 2025 में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इसके लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया। इस कानून का उद्देश्य युवाओं और समाज को आर्थिक, मानसिक नुकसान से बचाने के साथ साथ धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है। सरकार का नया कानून इस संतुलन को बनाने की कोशिश कर रहा है कि जहां ई स्पोर्ट्स और सकारात्मक गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन पैसे पर आधारित जोखिम भरे गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यानी ई स्पोर्ट्स को बढ़ाएंगे। वो ई स्पोर्ट्स क्या है, उससे क्या फायदा होगा, ये भी समझिए। दरअसल ई स्पोर्ट्स को अब नए पंख लगने जा रहे हैं। अब भारत में ई स्पोर्ट्स को खेल की तरह मान्यता मिलेगी। ई स्पोर्ट्स क्या है? आप ऑनलाइन के जरिए, आप मोबाइल के जरिए जो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप करते हैं, वो आप कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। खेल मंत्रालय ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने की गाइडलाइन जारी करेगा। सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। वो सोशल गेम्स क्या हैं? जिसके साथ कम्युनिटी लेवल पर आप यूनाइट होकर के ऑनलाइन माध्यम से ही गेम को खेल सकते हैं। ऑनलाइन सोशल गेम्स को रजिस्टर और कैटेगराइज किया जाएगा। खास ध्यान एजुकेशनल और कल्चरल गेम्स पर होगा जो भारतीय मूल्यों के अनुरूप हो। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भारत का जो गेमिंग मार्केट है इसको ई स्पोर्ट्स में शिफ्ट किया जाए, सोशल स्पोर्ट्स में शिफ्ट किया जाए। अब सबसे बड़ी बात है, कुछ चिंताएं भी हैं। भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार अब 3.8 बिलियन यानी लगभग 30 से 35 हजार करोड़ का हो चुका है। इसमें ड्रीम 11, गेम्स 24, MPL जैसी वो तमाम बड़ी कंपनियां आकर के इसमें शामिल हो चुकी हैं। इन्होंने इस कारोबार को भी बढ़ाया है, रोजगार को भी बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशनल जो गेमर्स हैं वो चिंता जता रहे हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी EPWA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उनका कहना है कि स्किल बेस्ड, चांस बेस्ड गेम्स के बीच में अंतर किए बिना ब्लैंकेट बैन लगा दिया। इससे प्रोफेशनल्स, गेमर्स और कोच और कंटेंट क्रिएटर्स की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। 45 करोड़ भारतीय गेमर्स अनरेगुलेटेड विदेशी प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं, ये चिंता जताई गई है। लेकिन इसे लेकर सरकार ने साफ तौर पर आश्वस्त किया है कि उन्होंने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है और सरकार भी अपने 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान करके फैसला उठा रही है। तो जनहित में कोई नुकसान होता है तो होता रहे, लेकिन हर साल हजारों लोगों को मौत की मुहाने पर सरकार नहीं ले जा सकती। हर साल हजारों करोड़ रुपया इस तरह से जुए में बर्बाद नहीं कर सकती और इस पूरी युवा पीढ़ी को किस तरह से ऑनलाइन इससे जो बेटिंग ऐप है इसमें बर्बाद होने नहीं दे सकती। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है।
तो ये चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार के फैसले का एहतराम होना चाहिए कि सरकार ने जनहित में बड़ा फैसला उठाया। नमस्कार।